वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पातिरात्रि। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही केरला के किसी गाँव में कुछ लड़के किसी जगह पर ड्रग्स ले रहे होते हैं। इन लड़कों में से रोबी नाम का एक लड़का ड्रग्स लेकर बस उस जंगलों में ऐसे ही टहलते रहता है। ये रोबी किसी जगह पर आकर किसी चीज को बस ऐसे ही देखते रहता है। रोबी का फ्रेंड रोबी के पास आकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। रोबी कहने लगता है कि वहाँ पर कोई मुझे दिख रहा है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तुमको नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ चुका है। इस तरह से रोबी को वहाँ से ले जाने लगता है। सच में वहाँ पर रोबी को कोई बंदा नजर आया था। खैर दूसरे सीन में उसी गांव के पुलिस स्टेशन में झांसी नाम की एक एसआई को दिखाया जाता है। एक्चुअली झांसी की पर्सनल लाइफ इतनी खास नहीं होती। इसके हस्बैंड का नाम होता है फिलिक्स। फिलिक्स हमेशा झांसी को इग्नोर करते ही रहता है। जैसे लगता हो कि इस शादी से राजी नहीं है, खुश नहीं है। इसी वजह से झांसी थोड़ा इमोशनली डैमेज होकर सारा गुस्सा कैदियों पर दिखाती रहती है। उसी पुलिस स्टेशन में हरीश नाम का एक कांस्टेबल भी होता है। इसकी लाइफ भी झांसी की जैसी ही होती है। हरीश और उसकी बीवी के बीच कुछ झगड़े चल रहे थे। इसी वजह से हरीश की बीवी अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई और उसी तरह से डिवोर्स के लिए भी अप्लाई किया। पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी प्रोफेशनली ये बहुत ही ईमानदार बंदा होता है। खैर एक रात हरीश और झांसी को पेट्रोलिंग ड्यूटी होने की वजह से ये दोनों पेट्रोलिंग करने लगते हैं। पेट्रोलिंग करते करते ये दोनों किसी जंगल के रास्ते से गुजरने लगते हैं। उसी जगह पर हरीश ये ऑब्जर्व करता है कि किसी जगह पर एक कार खड़ी है। झांसी से कहने लगता है कि मैडम इतनी रात को वो कार वहाँ पर क्यों खड़ी है, चलिए चक्कर के आते हैं। इस तरह से ये दोनों अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास जाने लगते हैं। अब पुलिस वालों को देखकर उस गाड़ी में का बंदा बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगता है। जब ये दोनों उस बंदे का पीछा करने वाले होते हैं तो रुकी हुई कार वहाँ से चली जाती है। मतलब गाड़ी में दो बंदे थे। अब झांसी फटाफट से जंगल में भागे हुए बंदे को फॉलो करने लगती है। वो बंदा थोड़ा आगे भागने के बाद एक खाई में गिर जाता है। झांसी भी फटाफट से नीचे उतरकर अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हरीश झांसी को रोकने लगता है। उसी वक्त सीआई हरीश को फोन करके दूसरा केस सौंपने लगता है कि वहाँ पर कोई डेड बॉडी मिली है, वहाँ पर जाओ। झांसी कहने लगती है कि हरीश हम इस चीज को इन्फॉर्म करके जाते हैं ना। हरीश कहने लगता है अरे मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, कोई गांजा फूकने वाले बंदे थे, हम लोगों को देखकर भाग गए, वो बंदा भी वहाँ से निकल चुका होगा, बाद में देखते हैं इस चीज को। झांसी कहने लगती है अरे हरीश एटलीस्ट हम उसे बचाकर तो चलते हैं। उसी वक्त जोरदार बारिश स्टार्ट होने की वजह से हरीश झांसी को समझाकर ये दोनों वहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। ये दोनों दूसरा केस निपटाने तक सुबह सवेरे हो जाती है। सो बाद में ये दोनों दोबारा उसी जगह पर जाने लगते हैं। कल रात जिस बंदे को फॉलो कर रहे थे उस जगह पर, तो वहाँ का नजारा देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शंस वाले वहाँ पर उस खाई को बंद कर रहे होते हैं। ये चीज देखकर झांसी बहुत डरने लगती है। हरीश से कहने लगती है क्या सच में कल रात का वो बंदा वहाँ पर दफन हो गया। हरीश कहने लगता है अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप खामखा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। झांसी कहने लगती है नहीं हरीश मुझे कुछ गलत फीलिंग हो रही है, मैंने कल रात ही तुमसे कहा था कि हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे दूसरे पुलिस वालों को। लेकिन हरीश झांसी को दोबारा दिलासा दिलाने लगता है। जब ये दोनों वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आते हैं तो एक औरत पुलिस स्टेशन पर आकर किसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती रहती है। ये देखकर झांसी दोबारा डरने लगती है। हरीश से कहने लगती है कि लगता है कल रात जो बंदा खाई में गिरा उसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने का ही है ये औरत। हरीश तुम पता करो ना मामला क्या है। सो जब हरीश दूसरे पुलिस वाले से पूछने लगता है कि औरत क्यों आई है, वो बंदा कहने लगता है अरे कुछ नहीं हरीश, उस औरत का कुत्ता मिस हो चुका है, उसी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई है। सो तब जाके झांसी को थोड़ा तसल्ली मिलने लगती है। उसके बाद झांसी वापस अपने घर पर आती है तो ये देखती है कि इसका हस्बैंड कहीं पर जा रहा है। झांसी पूछने लगती है कि कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन इसका हस्बैंड ढंग का जवाब भी नहीं देता कि मैं कुछ दिन तक घर वापस नहीं आऊंगा और उसी तरह से मुझे कॉल भी मत करना। इस तरह से कहीं पर चला जाता है। हरीश की लाइफ भी सेम उसी तरह से होती है। घर आने के बाद इसके घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, न इसकी बीवी न इसकी बेटी। बहुत फील होने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों दोबारा मुलाकात करते हैं, झांसी उसी रात के इंसिडेंट के बारे में बात करने लगती है कि हरीश तुम उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कल रात जो गाड़ी गुजरी थी उसका नंबर हासिल करके उस बंदे के बारे में हम पता करेंगे। हरीश कहने लगता है अरे मैडम कल रात तो काफी सारी गाड़ियां गुजरी होंगी, अब किस गाड़ी के बारे में हम पता करें। झांसी कहने लगती है नहीं हरीश उस रात ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरी, जिस टाइम पर हम वहाँ पर थे उसी टाइम का फुटेज चेक करो तुम, शायद उस बंदे के बारे में कुछ बातें पता चले। लेकिन हरीश दोबारा झांसी को समझाने लगता है। दूसरी तरफ यास्मीन नाम की एक औरत अपने जान पहचान वाले बंदे के साथ मिलकर
इंस्पेक्टर से मिलने के लिए आती है। बात यह है कि यास्मीन के हस्बैंड का नाम होता है अंसर अली और वो अंसर कल रात से मिसिंग है। रात में जब यास्मीन अपनी नींद से जागी थी तो बिस्तर पर वो अंसर मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर यास्मीन से कहने लगता है ठीक है, मैं इसके बारे में पता करूंगा। तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर यही इन्फॉर्मेशन हरीश और झांसी को सेंड करने लगता है कि अंसर नाम का एक बंदा कल रात से मिसिंग है, उसके बारे में तुम पता करो। झांसी हरीश से यही कहने लगती है कि ये अंसर कल रात वाला बंदा तो नहीं। झांसी फटाफट से उस अंसर की बीवी यास्मीन से मिलने के लिए उसके घर के पास जाती है। कहने लगती है कि आपने अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ना, वही केस मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। सो इस तरह से जब झांसी घर के अंदर आती है तो वहाँ पर अंसर की फोटो देखती है। झांसी यास्मीन से पूछताछ के दौरान ये बात भी पूछने लगती है कि आपके पास एक और गाड़ी है। यास्मीन कहने लगती है नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है और कल रात मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर नहीं गए थे, मैंने सोचा था वॉक के लिए गए थे। दूसरी तरफ हरीश उस एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने लगता है कि कल रात जो गाड़ी गई थी वो गाड़ी किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर है। दूसरे दिन पुलिस वालों को किसी जगह पर एक बंदे की डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो शॉकिंगली वो प्लेस वही होती है और वहाँ पर एक बंदे की डेड बॉडी पाई जाती है। वो बंदा अंसर ही होता है, यास्मीन का हस्बैंड। अब ये देखकर हरीश और झांसी के तो होश ही उड़ जाते हैं। जो बंदा इनसे बचकर भागा था वो अंसर ही था और उसी की लाश है ये, इनकी वजह से मारा गया। इन दोनों के हायर ऑफिसर्स इन दोनों को बुलाकर थोड़ी सी इंक्वायरी करने लगते हैं। क्या आप दोनों तो उसी रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रहे थे ना, क्या आप दोनों को ऐसा कुछ नजर आया था? ये दोनों डर के मारे सच नहीं बताते, बस यही कहने लगते हैं कि सर हमारी नजर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। इस केस को स्पेशली डीवाईएसपी सुरेश इन्वेस्टिगेशन करते रहता है और उसी तरह से सुरेश इन दोनों पर ही शक करने लगता है क्योंकि उस रात सीआई ने जब हरीश को कॉल किया था, हरीश सीआई का फोन पिक नहीं किया था। सुरेश इन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। जब झांसी वापस अपने घर पर आती है तो इसका हस्बैंड झांसी के लिए एक लेटर छोड़ के गया होता है। इसमें ये लिखा होता है कि झांसी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैंने अपना रास्ता चूज कर लिया है, तुम भी अपना देख लो। अब इस दुख को शेयर करने के लिए झांसी बार बार हरीश को कॉल करती रहती है। अब हरीश भी पहले से दुखी होता है। झांसी खुद हरीश के घर पर जाकर वो लेटर दिखाकर बहुत दुखी होने लगती है। हरीश झांसी को हौसला देने लगता है। दूसरे दिन से ये दोनों खुद इस केस की अलग से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। 2 दिन पहले हरीश ने एक फुटेज को दिखा था, अब वही फुटेज सिस्टम में मौजूद नहीं होता। अब उसी वक्त वो डीवाईएसपी सुरेश हरीश और झांसी को सस्पेंड कर देता है कुछ दिनों के लिए क्योंकि ये दोनों इस केस में सस्पेक्ट्स है। बाद में हरीश और झांसी उसी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक कांस्टेबल के पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए। वो कांस्टेबल कहने लगता है कि वो डीवाईएसपी सुरेश तुम दोनों के खिलाफ सबूतें इकट्ठा कर रहा है। इस केस पर वो इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि इस केस में उसकी बेटी अंजलि भी शामिल है। एक्चुअली अंजलि की शादी नहीं हुई, उसकी वजह है वो मरा हुआ अंसर। पहले वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो इसके बारे में और जानने के लिए झांसी उस अंजलि से मिलने के लिए जाती है। कहने लगती है कि अंजलि अब हम दोनों का करियर तुम्हारे हाथों में ही है, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। अंसर अली और तुम्हारा क्या रिलेशन है? आपके फादर तो हम दोनों को इस केस में फंसाना चाहते हैं, हम दोनों को फिलहाल सस्पेंड भी कर दिया। इस तरह से रिक्वेस्ट करने पर अंजलि जो हुआ वो बताने लगती है इन दोनों को। एक्चुअली वो अंसर और अंजलि एक दूसरे से प्यार किया करते थे। इन दोनों के बारे में अंजलि के फादर सुरेश को पता चलने पर सुरेश बहुत गुस्सा करने लगता है अंजलि पर। सुरेश की वजह से ही अंजलि और अंसर जुदा हो गए। अंजलि से जुदा होने के बाद अंसर यास्मीन से शादी कर लिया। इसी दरमियान में यास्मीन प्रेग्नेंट होने की वजह से अंसर यास्मीन को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसी हॉस्पिटल में अंसर ने अंजलि को देखा इतने सालों के बाद। उसके बाद ये दोनों सेपरेटली मुलाकात करके एक दूसरे के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पता चलता है कि अंजलि ने अभी तक शादी नहीं की। इस तरह से धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अंजलि तो बहुत खुश हो गई थी कि इसका पुराना प्यार इसको मिल गया। अब इन दोनों के बारे में दोबारा सुरेश को पता चलने पर सुरेश अंसर को पिटवाने लगता है। तो उस रात इसी के बारे में थोड़ा बात करने के लिए अंजलि ने अंसर को किसी जगह पर बुलाया था। मतलब उस रात उस गाड़ी में अंजलि ही थी। इस तरह से जब ये दोनों गाड़ी में बैठकर बातचीत कर रहे थे उसी रास्ते से हरीश और झांसी गुजरने लगे। अब पुलिस वालों को देखकर कई पुलिस वाले सुरेश को ना बता दे, इसीलिए अंसर गाड़ी उतरकर भागने लगा। अंजलि भी फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर भाग गई। तो जब वो दोनों अंसर के पीछे भागने लगे थे तो अंसर एक खाई में गिर गया था। जब अंजलि वापस अपने घर पर गई थी तो इसका फादर सुरेश अंजलि को डांटने लगा कि इतनी रात को तुम कहाँ पर गई थी,
जरूर उस अंसर से ही मिलने के लिए गई थी ना। अब देखो उस अंसर का मैं क्या हाल करूंगा, पहले तो मैंने उसको वार्निंग दिया था। सो अंजलि यही बात झांसी को बताते हुए यही कहने लगती है कि आप लोग वापस आने के बाद जरूर मेरे फादर वहाँ पर गए होंगे। तो सारी बातें सुनने के बाद हरीश और झांसी शॉक में रह जाते हैं, समझ जाते हैं कि इसीलिए सुरेश इन दोनों को इस केस में फंसाना चाहता है जानबूझकर। अंजलि कहने लगती है कि आप लोग इस बात से ही शॉक में रह गए। मेरे पिताजी के बारे में एक और शॉकिंग बात बताती हूँ। इस तरह से एक और केस के बारे में झांसी को बताने लगती है। आपको 2014 में घटी नीलमपुर के केस के बारे में पता है ना, एक ही फैमिली के 4 लोग मारे गए थे। उस केस के पीछे भी मेरे ही फादर थे। आप उस केस के बारे में और जानना चाहते हो तो रिटायर्ड कांस्टेबल सहदेवन से मिलिए। उस वक्त मेरे पिताजी के साथ काम किया था उन्होंने। तो बाद में हरीश और झांसी ठान लेते हैं कि हम दोनों को किसी भी तरह से ये बात प्रूव करनी होगी कि उस नीलमपुर के केस में उस सुरेश का हाथ है। इस तरह से उस रिटायर्ड कांस्टेबल सहदेवन से मिलने के लिए उसके गांव पर जाते हैं। वो कांस्टेबल कहने लगता है कि उस केस के बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया और किसी को भी ना बताए इस गाँव में रहते आ रहा हूँ। और वैसे भी आप दोनों को मेरे बारे में किसने बताया। इस तरह से उस केस के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। हरीश कहने लगता है कि सर उस सुरेश ने अंसर को मार दिया। मुझे लगता है कि इसके पीछे ठोस वजह भी हो सकती है। प्लीज आप हम दोनों को उस केस के बारे में बताइए, सुरेश के बारे में बताइए, वरना वो सुरेश हम दोनों को जेल भेज देगा। सो बाद में सहदेवन उस केस के बारे में इन दोनों को बताने लगता है। एक्चुअली वो मरा हुआ अंसर एक जर्नलिस्ट होता है। कुछ दिनों पहले वो अंसर इसी कांस्टेबल के पास आकर उस नीलमपुर के केस के बारे में पूछने लगा। तो उस टाइम ये कांस्टेबल अंसर को उस केस के बारे में बता दिया था। एक दिन जीवन नाम का एक बंदा सुरेश के पास आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगा था। उस वक्त वो सुरेश इंस्पेक्टर था। सुरेश उस बंदे से बहुत ही घिनौनी तरीके से बात किया था कि तुम्हारी बेटी जान जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी। बेचारा जीवन बहुत ही दुखी होकर वापस अपने घर पर आता है। तो तब तक इसकी बेटी घर वापस आ चुकी होती है और उसी तरह से उसकी बेटी की हालत बहुत ही खराब होती है। बाद में जीवन को ये बात पता चलती है कि उस एरिया का पॉलिटिकल लीडर का बेटा इसकी बेटी के साथ अत्याचार किया। वो पॉलिटिकल लीडर पुलिस वालों से हाथ मिलाकर उनको रिश्वत देकर इस केस को दबा देने के लिए कहा था। तो सुरेश एक जबरदस्त प्लान बनाकर केस उल्टा कर देता है। मतलब उस जीवन ने ही अपनी बेटी के साथ अत्याचार किया। जीवन उसकी फैमिली बहुत दुखी होकर आत्महत्या कर लिया था। अब वो सारी घटनाएं इस कांस्टेबल सहदेवन के सामने हुई थी। इसको भी दुख होने लगता है कि इसने अन्याय को रोक नहीं पाया, इसलिए सहदेवन ने इस डिपार्टमेंट को ही छोड़ दिया। इस तरह से वो अंसर सुरेश के बारे में सारी बातें पता कर लेता है। सुरेश को ये बात पता लग जाती है कि अंसर ने इसके बारे में सब कुछ जान लिया। जब उस रात अंजलि से मिलने के लिए गया था, सुरेश उसको फॉलो करने लगा। जब वो खाई में गिर गया था तो सुरेश उस अंसर को उसी पानी में डुबाकर मार दिया। सो प्रेजेंट पर हरीश और झांसी सहदेवन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अपने हायर ऑफिसर को दिखाने लगते हैं। सो हायर ऑफिसर्स इस सुरेश को गिरफ्तार करने लगते हैं और मीडिया के सामने आकर यही भी स्टेटमेंट देने लगते हैं कि नीलमपुर के केस में उस सुरेश का हाथ था। सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज बहुत वायरल होने लगती है। दूसरी सीन में उस लड़के रोबी को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह बंदा रोबी भी इसी न्यूज को देखकर शॉक में रह जाता है। फटाफट से दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। एक्चुअली एक हॉस्पिटल में होता है, इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। अब वहाँ की सिस्टर रोबी की हरकत को देखकर झांसी को बताने पर झांसी रोबी से मिलने के लिए आती है। पूछने लगती है कि क्यों तुम उस न्यूज को देखकर घबराने लगे, क्या तुम सुरेश के बारे में कुछ जानते हो। रोबी यही बात कहने लगता है कि मैं जब भी ड्रग्स लेता हूँ मुझे कुछ नजर आने लगता है। और उसी तरह उस रात रोबी ने एक और भयंकर चीज को भी देखा था। पहले तो झांसी सुरेश की फोटो दिखाकर पूछने लगती है क्या तुमने उस रात इसी बंदे को देखा था। रोबी कहने लगता है नहीं। इस तरह से और भी कुछ फोटोज दिखाने लगती है। फाइनली रोबी एक बंदे का चेहरा पहचान लेता है कि उस रात मैंने इसी को देखा था, इसी ने उस बंदे को मार दिया था। उसके बाद झांसी उस रोबी की सारी बातें हरीश को जाकर सुनाने लगती है। यह सुनने के बाद हरीश भी शॉक में रह जाता है। यहीं पर कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। रोबी से मिलने के बाद झांसी उस यास्मीन से मिलने के लिए गई थी और इसी तरह से उसके हाथ में एक ईयररिंग थमा दिया था। उस रात जब रोबी नशा करके उस रास्ते से गुजर रहा था तो रोबी ने इसी यास्मीन को देखा था। इसी यास्मीन ने अपने हस्बैंड अंसर को मार दिया था उस पानी में डुबाकर, क्योंकि यास्मीन को अंसर पर शक होने लगा कि अंसर यास्मीन को बिना बताए कहीं और जा रहा है। उस रात जब अंसर और अंजलि मुलाकात किया था, यास्मीन अंसर को फॉलो करके इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक में रह गई और अंसर के धोखे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उसी रास्ते से हरीश और झांसी गुजरने की वजह से अंसर वहाँ से भागने लगा। जब वो पानी में गिर गया था वो दोनों वहाँ से चले गए थे। उसके बाद यास्मीन उस पानी के पास आई और अपने हस्बैंड
हस्बैंड को पानी में डुबाकर मार दिया। यहाँ पर एक और बात यह है कि वो सुरेश ने यास्मीन से मुलाकात करके अंसर और अंजलि के बारे में बता चुका था। सुरेश ने प्लान किया था कि अंसर को अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन ये अपने हाथों से नहीं मारेगा। इसलिए यास्मीन को बताने पर यास्मीन वहाँ पर जाकर अंसर को मार दिया। जब झांसी अकेले उस एरिया पर जाकर तलाश करने लगी तो वहाँ पर यास्मीन का ईयररिंग मिला था। यास्मीन से कहने लगती है कि तुमने ही तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया। यास्मीन कुछ भी जवाब नहीं देती और उसी तरह से झांसी के पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते। सो उसके बाद झांसी हरीश से मुलाकात करके इसी केस के बारे में सारी बात बताने लगती है और उसी तरह से झांसी को दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो चुका होता है। आखिरी बार ये हरीश से मिलने के लिए आती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।